चलिए, तो पाठ संख्या आपका हो गया 3। पाठ संख्या कितना हो गया? देख लीजिए, पाठ संख्या विषय का नाम हो गया इतिहास और चैप्टर का नाम है हिंद चीन में कांची राष्ट्रवादी आंदोलन। तो आइए अब राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन का मतलब क्या होता है? हिंद चीन का मतलब हिंद का मतलब हिंदुस्तान, हिंद का मतलब और चीन के मतलब चीन के मतलब तो इसमें हिंदुस्तान, चीन, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और सब जो होता है देश के बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। हिंद चीन दक्षिणी पूर्व एशिया में क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते चलेगा। हिंद चीन जो है दक्षिणी पूर्व एशिया में क्या है? स्थित है। क्या है जी? हिंद चीन का क्षेत्रफल जो होता है 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना वर्ग किलोमीटर? 3 लाख वर्ग किलोमीटर। 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्या लाख वर्ग किलोमीटर? 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। किसका? हिंद चीन का। किसका? हिंद चीन का कह रहा है। चलिए, तो हिंद चीन जो होता है कहाँ स्थित है? दक्षिणी पूर्व एशिया। कौन एशिया? और हिंद चीन का क्षेत्रफल कितना है? जितने भी आप लोग का बुक है ना, उस बुक के सारे पॉइंट्स को इसमें लिखा गया है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेने से पूरा बुक का भी क्वेश्चन आंसर अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था इसमें? हिंद चीन जो होता है कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण पूर्व में। हिंद चीन का क्षेत्रफल कितना है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिंद चीन में वर्तमान में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते थे। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते थे। बोलिए, क्लियर हो गया? हिंद चीन में राष्ट्रवाद आंदोलन जो चैप्टर है इसमें सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि हिंद चीन कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया। हिंद चीन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 3 लाख वर्ग किलोमीटर। 3 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। हिंद चीन में वर्तमान में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आता था। हिंद चीन में कौन कौन क्षेत्र आता था? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। कोई दिक्कत? अगर नहीं याद है तो इसका एक सूत्र होता है, याद कर लेंगे। इसका सूत्र होता है बिलाक। क्या होता है? बिलाक से आप लोग को पता चल जाएगा हिंद चीन में कौन कौन देश आते थे। बी से क्या आ जाएगा? वियतनाम। क्या आ जाएगा? ला से क्या आ जाएगा? लाओस। क से क्या आ जाएगा? कंबोडिया। कौन चीज? कोई दिक्कत? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया हिंद चीन के क्षेत्र के अंतर्गत आता था, ठीक है ना। अब देखिए, हिंद चीन के उत्तर में म्यांमार है। हिंद चीन के उत्तर में और चीन पड़ता है। उत्तर में म्यांमार और कौन चीन? दक्षिण में चीन सागर पड़ता है और पश्चिम में भी फिर म्यांमार पड़ता है। पश्चिम में क्या पड़ता है? हाँ, यानी कि हिंद चीन जो है उसके उत्तर में आपको म्यांमार और चीन। म्यांमार और कौन चीन? हिंद चीन के उत्तर में कौन सी आता है? म्यांमार और चीन। पश्चिम की बात दक्षिण की बात करें तो चीन सागर आता है। कौन सागर? अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में फिर म्यांमार आता है। कौन आता है? यानी म्यांमार 2 तरह से घेरा हुआ है कि नहीं घेरा हुआ है? एक तो घेरा हुआ है आपको उत्तर से। किधर से? उत्तर से। और एक घेरा है पश्चिम से। यानी उत्तर से भी म्यांमार है और पश्चिम से भी म्यांमार है। तो उत्तर से म्यांमार है, लेकिन कुछ हिस्सा में चीन भी पड़ता है, कुछ हिस्सा में क्या पड़ता है? कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिंद चीन के उत्तर में इनमें से कौन सा देश आता है? तो याद रखिएगा कि तो म्यांमार देगा या तो फिर क्या देगा? चीन देगा। म्यांमार और
हिंद चीन के दक्षिण में क्या आता है? तो चीन सागर आता है। क्या आता है? हिंद चीन के पश्चिम में कौन सा देश है? म्यांमार है। कौन है जी? बोलिए, क्लियर हो गया? गौर नहीं पड़ा रहा जी? चलिए अगला पॉइंट हम लोग जानेंगे। हिंद चीन के कुछ क्षेत्रों पर हिंदुस्तान और कुछ क्षेत्रों पर चीन का प्रभाव था। हिंद चीन जो क्षेत्र था नो, उस पर जो होता है कुछ दूरी तक हिंदुस्तान और कुछ दूरी तक चीन का क्षेत्र था। ये मान लिया जाए कि आपको हिंद चीन हो गया। क्या हो गया? हिंद क्या हो गया? ए पर किसका किसका अधिकार था? हिंदुस्तान। और फिर किसका? चीन। दोनों का अधिकार इस हिंद चीन के अंतर्गत आता था। बोलिए, क्लियर हो गया? समझ में आ रहा सबको? हिंद चीन में किसका किसका अधिकार था? हिंदुस्तान और हिंदुस्तान और चीन का अधिकार था। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है इसमें इसलिए इसे हिंद चीन के नाम से जाना जाता था। कौन सी के नाम से? यानी कि हिंद चीन में हिंदुस्तान और चीन का अधिकार था, इसलिए उसे हिंद चीन के नाम से जाना गया। अगला पॉइंट देखिएगा। वियतनाम के तोकीन एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था। वियतनाम में किसका अधिकार था? और अन्नाम के शासक पढ़े हैं इसके पिछले वाले चैप्टर में, वही बात हो रही है। तब वियतनाम में कौन था? तोकीन। कौन था? और अन्नाम में किसका प्रभाव था? अन्नाम में किसका प्रभाव था? बोले जितना पीछे पड़ा क्लियर होते आ रहे नो। हिंद चीन का क्षेत्रफल बताओ। हिंद चीन में कौन कौन देश आता है? हिंद चीन में किसका किसका अधिकार है? हिंदुस्तान और हिंद चीन के उत्तर में क्या है? म्यांमार और हिंद चीन के पश्चिम में क्या है? हिंद चीन के दक्षिण में क्या है? चीन सागर। कौन सागर? कौन दिक्कत? चलिए अच्छा, हिंद चीन में अधिकार तो हिंदुस्तान और किसका? चीन का है। मगर मारेंगे थप्पड़ से नू लाल भुजिया फेंक देगा मुंह पर। समझ में नहीं आता है। वियतनाम के जो होता है तोकीन एवं अन्नाम में कौन सी? चीन का प्रभाव। अन्नाम में किसका प्रभाव? चीन का। लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव है। याद रखिएगा, लाओस और कंबोडिया पर कहाँ के संस्कृति का प्रभाव है? लाओस और कंबोडिया पर कहाँ के संस्कृति का प्रभाव है? हाँ, 4वीं शताब्दी में भारतवंशीय राजा ने कम्बुज राज की स्थापना की थी, परंतु 16वीं शताब्दी में कम्बुज का क्या हो गया? पतन हो गया। क्या हो गया? माने 4वीं शताब्दी में हमारे भारत के ही एक व्यक्ति थे जो वहाँ के राजा बने थे। कहाँ के? कम्बुज के। कहाँ के? कम्बुज के राजा बन करके कम्बुज राज्य की स्थापना किए थे। लेकिन का कहे दुर्भाग्य की बात है कि 16वीं शताब्दी में कम्बुज का क्या हो गया? पतन हो गया। क्या हो गया? फिर से रिपीट करते हैं। 4वीं शताब्दी में सौभाग्य की बात है हमारे भारत के ही एक व्यक्ति थे, ठीक है नो, जिन्होंने कम्बुज राज्य की स्थापना किया और वहां का राजा बना। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि 16वीं शताब्दी में उस कम्बुज का क्या हो गया? पतन हो गया। कम्बुज भारतीय संस्कृति के प्रधान केंद्र था। यानी कि कम्बुज जो है भारतीय संस्कृति का क्या है? जैसे कि आप लोग इंडोनेशिया में जाइएगा तो इंडोनेशिया के लोग जो होते हैं सबसे ज्यादा रामायण देखते हैं। क्या देखते हैं? इंडोनेशिया में जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं ना, वह भी रामायण के दीवाने होते हैं। ठीक है, तो कम्बुज भारतीय संस्कृति का क्या था? बताओ। था तो दूसरे देश, लेकिन फिर भी भारत का वो सबसे बड़ा प्रधान धर्म केंद्र माना गया था। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का क्या किया? निर्माण करवाया। क्या किया? यानी कि किस शताब्दी में अंकोर वाट मंदिर की स्थापना किया गया? 12वीं शताब्दी। किस शताब्दी? 12वीं शताब्दी में इसकी क्या किया गया बउआ? स्थापना किया गया। क्या किया गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़े। चलिए
तो शायद जितना क्वेश्चन अभी तक बतलाए क्लियर हो गया ना। फिर से आइए तो रिपीट कर दे। हिंद चीन जो होता है, हिंद चीन दक्षिण हिंद चीन कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पूर्व एशिया में। हिंद चीन का क्षेत्रफल कितना है? हिंद चीन में वर्तमान कौन कौन देश आता है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। हिंद चीन के उत्तर में कौन कौन देश आता है? हिंद चीन के पश्चिम में कौन देश आता है? हिंद चीन के दक्षिण में क्या आता है? हिंद चीन के कुछ क्षेत्रों पर किसका अधिकार है? हिंदुस्तान और चीन का। वियतनाम के तोकिन नाम में किसका प्रभाव था? चीन का प्रभाव था। लाओस और कंबोडिया पर लाओस और कंबोडिया पर कहाँ के संस्कृति का प्रभाव है? कहाँ के संस्कृति? किस शताब्दी में भारतीय राजा ने कम्बुज का राजा बना? किस शताब्दी में कम्बुज का पतन हो गया? कम्बुज भारतीय संस्कृति का क्या है? प्रधान केंद्र है। किस शताब्दी में अंकोर वट मंदिर की स्थापना किया गया? कमन राजा के द्वारा स्थापना किया गया। सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा स्थापना किया गया। बोल बुआ इतना पढ़ा क्लियर हो गया? कौन के कौन परेशानी है? याद हुआ नो? फिर उससे रिपीट करता नहीं। चौथी शताब्दी में हमारे भारतीय वंश कम्बुज में जाकर के कम्बुज राज्य की स्थापना किए और वहाँ के राजा बन गए, वहाँ के राजा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि कौन शताब्दी? 16वीं शताब्दी में कम्बुज का पतन। लेकिन एक सौभाग्य की बात है कि 12वीं शताब्दी में अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया? कंबोडिया में। किस राजा के द्वारा? सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा। सूर्य वर्मा द्वितीय के द्वारा। बोलिए क्लियर हो गया ना? कोई परेशानी? चलिए अब हम जानेंगे हिंद चीन में व्यापारी कंपनियों का आगमन। हिंद चीन में व्यापारी कंपनियों का आगमन यानी कि सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने 1510 में मलक्का को व्यापारी केंद्र बनाकर हिंद चीनी देश के साथ व्यापार किया। सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी कौन व्यापारी? 1510 में मलक्का को व्यापारी केंद्र बनाया। कहाँ के? मलक्का को व्यापारी केंद्र बनाया। अब बना करके हिंद चीन देशों के साथ में व्यापार करना क्या कर दिया? हिंद चीन देशों के साथ में व्यापार करना क्या किया? बोलो बाबू क्लियर समझ में आ गया नो? कोई परेशानी? फिर से रिपीट करते हैं। सर्वप्रथम पुर्तगाली के द्वारा 1510 में मलक्का को व्यापारी केंद्र बनाया गया। कहाँ को व्यापारी केंद्र है? अब और हिंद चीन के साथ में मिलकर के वहाँ पर व्यापार किया गया। हिंद चीन के साथ मिलकर क्या किया गया? पुर्तगाली के बाद हिंद चीन में डच भी आया, इंग्लैंड भी आया और कौन आया? भाई सबसे बड़का खतरनाक था ये ससुरा के हमने के देश पर अपना आधिपत्य जमाया और हमने के देश को कंगाल बना करके चला गया। जौन अंग्रेज था। कौन था? अब बात समझ में आया? सबसे पहले जो है सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी के द्वारा 1510 ईस्वी में मलक्का को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया और हिंद चीन के साथ में व्यापार करने का काम किया गया। उसके बाद में डच आया, उसके बाद में जो होता है इंग्लैंड आया, उसके बाद में कौन आया? अब इसके साथ में और भी सारे देश आए थे व्यापार करने के लिए। बोलिए बाबू इतना समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? जाकर कभी एनसीईआरटी बुक पढ़ना, सारे पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें लिखा गया। ठीक है ना? अब हम लोग पढ़ेंगे। हाँ थोड़ा सा यहाँ पर कुछ दिया है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा गया? कोलन। क्या कोलन कहा गया? कोलेन है कि कोलन है? कोलन है। कोई बात नहीं। हिंद चीन में जितने भी व्यापारी लोग बसते थे उससे क्या कहा गया? कोलन। क्या कहा गया? बोलो समझ में आ गया ना? चलो हिंद चीन में फ्रांस द्वारा किया गया कार्यालय का। हिंद चीन में फ्रांस के द्वारा कौन कौन से कार्य किया गया है? हाँ तो देखिए काम बोल रहे थे बुआ। हिंद चीन में फ्रांस द्वारा किया गया कार्य यानी कि हिंद चीन में फ्रांस के द्वारा कौन कौन से कार्य किया गया था? तो देखो बुआ पहले का कार्य क्या किया गया? फ्रांस ने हिंद चीन के नगरों
बंदरगाहों, किसानों, मजदूर, संसाधनों आदि का भरपूर शोषण किया। कितना खच्चर आदमी था वो फ्रांस वाला। इस ससुरा हिंद चीन में आया तो सबसे पहले की नगर, बंदरगाह, किसान, वहाँ के मजदूर इत्यादि वहाँ के संसाधन का जमकर शोषण किया। जमकर क्या किया? शोषण किया था। कौन? फ्रांस। कौन? जो व्यापार करने के लिए आया था। क्या करने के लिए आया था? हाँ, यानी फ्रांस जो हिंद चीन पर आई रहे व्यापार करे। क्या करे? व्यापार करे आइल तो वहाँ के जितना बड़का बड़का नगर रहे, जितना बड़ा बड़ा बंदरगाह रहे, जितना वहाँ के किसान रहे, मजदूर रहे, उस सबके साथ में क्या किया? शोषण किया। क्या किया? मजदूर को मारपीट के काम करवाता था, पैसे नहीं देता था, रंगदारी करता था। ठीक है ना? इस तरीका से फ्रांस वाला भी अत्याचार किया। अगर हम दूसर का पॉइंट्स की बात करें तो फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों एवं जल निकासी का समुचित प्रबंध भी किया। यानी फ्रांसीसी जो है इन्होंने शोषण के साथ साथ, शोषण के कौन चीज साथ साथ कृषि उत्पादन में बढ़ावा दिया। भले शोषण तो किया लेकिन कृषि उत्पादन में यहाँ के लोगों को क्या किया? बढ़ावा दिया। और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे पहले नदी नहर का प्रबंध कराया। नदी नहर का क्या किया? कि लोग इन नहरों के पानी से अपने खेतों की सिंचाई समुचित ढंग से कर पाए। आगे करे कि दलदल भूमि, जंगल आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया, जिसके कारण वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया। वियतनाम विश्व का सबसे बड़ा चावल क्या हो गया? निर्यातक देश बन गया। कौन? वियतनाम। कौन हो? वियतनाम। 3 नंबर पॉइंट, फ्रांसीसी ने उत्तर से दक्षिण हिंद चीन तक विशाल रेल नेटवर्क सड़क का जाल बिछाया। फ्रांसीसी भले शोषण किया लेकिन आकर के हमारे देश में रेल का काम किया। हमारे हिंद देश में नहीं बल्कि हिंद चीन की हम बात करेंगे। ठीक है ना? वहाँ पर रेल का काम किया, चारों तरफ क्या किया? सड़क भी बनवा दिया। चौथा में फ्रांसीसी ने हिंद चीन के लोगों को फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। लेकिन ये सबसे बड़ा गलती काम किया फ्रांसीसी हिंद चीन में जाकर के। हिंद चीन में जाकर के हिंद चीन के लोग से बोले सुन, हिंद चीन का तुम लोग को शिक्षा नहीं लेना है। तुम लोग को शिक्षा क्या चीज का लेना? फ्रांसीसी भाषा का। कौन भाषा का? हाँ। अब देखिए शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभाव का डर था, इसलिए स्कूल के अंतिम साल, स्कूल के बुआ कौन चीज? अंतिम साल की परीक्षा में अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। स्थानीय बच्चों को क्या कर दिया जाता था? कहा जाता कि तोरा बोलेगा तो फ्रांसीसी भाषा बोल अन्यथा फेल हो। ठीक है ना? ये फ्रांसीसी का रंगदारी था। हानोई विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया। हानोई विश्वविद्यालय को क्या किया गया? सोचिए बोला कि सुन हमारी शिक्षा चलाना था, चलाओ ना, तो विद्यालय के बंद करो भाई, उसी का वर्चस्व था। ठीक है? अंतदान में क्या किया गया? उस विश्वविद्यालय को बंद करना पड़ा। अगला पॉइंट 5 नंबर, हिंद चीन के रबड़ बागानों, फर्मों, खदानों होगा, खदानों में मजदूरों से एक तरफ अनुबंध व्यवस्था पर काम लिया जाता था। यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है? तो इसका परिभाषा लिखाएंगे। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें मजदूरों को कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए अपने अंदर काम करने के लिए रखा जाता है। अपने अंदर क्या किया जाता है? काम करने के लिए रखा जाता है। उस अवस्था में मजदूरों को कोई अधिकार नहीं रहता है, जबकि उनके मालिकों को कई अधिकार भी रहता है। ओकरा के एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहा। अब बंधुआ मजदूरी तो आप लोग समझिए रहे, वो भी मिलेगा तो हाँ देखिए दे भी दिया, देखिए ये दिया है। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक बंधुआ मजदूरी था। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कैसा था? वह मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित अधिकार था। बतलाया ना पहले जी। यानी कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह का बंधुआ मजदूरी था जिसमें मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार था। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। हिंद चीन में बुआ कथी के विकास हो? राष्ट्रीयता का विकास। कह रहा है कि 1903 में फॉन बोई चाउ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किया जिसका नेता कुआंग दे था। कौन था वो? फिर से रिपीट करते हैं। 1903 ईस्वी में फॉन बोई चाउ ने दुई तान होई नामक क्रांतिकारी संगठन का निर्माण किया। दुई तान होई संगठन का निर्माण किसने किया? ए हो जा देखा सो जा। 1903 में
फॉन बोई चाउ के द्वारा, फॉन बोई चाउ के दुई ताने होई नामक संगठन की स्थापना किया गया। जमुना के नेता कुमांग रहे, का रहे? कुमांग। और 1903 में फॉन बोई चाउ के द्वारा दुई ताने हुई। 1903 में फॉन बोई चाउ के द्वारा दुई ताने हुई नामक संगठन की स्थापना किया। जमुना के नेता कुमांग रहे, कौन रहे? फॉन बोई चाउ के द्वारा दुई ताने हुई संगठन के स्थापना किया गया था। जमुना के नेता कौन था? कौन रहे? कुमांग। रटा गए कि ना रटा गए? फॉन बोई चाउ दुई ताने हुई, फॉन बोई चाउ दुई ताने हुई। 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। हाँ भाई, फॉन बोई चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम की रचना किया। ये ससुरा बड़ा खतरनाक है। ये दुगो काम किया। फॉन बोई चाउ नामक व्यक्ति जो है दुई तान हुई संगठन का स्थापना 1903 में तो करबे किया नु जी। जमुना के नेतवा कौन बना? कुमांग बना। लेकिन एक साथ साथ में किया क्या कि फॉन बोई चौवा जो है इस द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम एगो पुस्तक लिखा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम एगो का लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? फॉन बोई चाउ के द्वारा। फॉन बोई द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम कौन के द्वारा लिखा गया? तो बोल वो 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम कौन के द्वारा लिखा गया? अच्छा, दुई तान हुई संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया? फॉन बोई चाउ के द्वारा दुई तान हुई संगठन का निर्माण कब किया गया? दुई तान हुई संगठन का नेता कौन बना? कौन बना? अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कहाँ किया गया? कब किया गया? किस राजा के द्वारा किया गया? का क्षेत्रफल क्या है? इन का अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र आते हैं? लाओस, वियतनाम। अच्छा, याद हो गया का? कौन दिक्कत है? ऐसा नहीं ना कि समझ में नहीं आ रहा है, अभी वंशा कर रहा है। चलो, कौन बोला है? थोड़ा थोड़ा करवा रहा है, रुक जा। अब ये नाम बड़ी क्या मेरा है? हांचुत्रिन, राष्ट्रवादी आंदोलन के राष्ट्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। माई बाबू के नाम नहीं जुड़ा था। नाम रख के चल गया, दिक्कत हम लोग को रहा याद करने में। से बढ़िया फाड़ दे, चीर दे, फेंक दे, सबसे अच्छा वो याद हो जाए। मैंने मतलब ये सब नाम रखा जाता है। आप देखिए, राष्ट्रवादी आंदोलन के राष्ट्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का क्या किया गया? वियतनाम के छात्र में वियतनाम कुआन फुक होई, कुआन फुके होई, यानी वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना किया। ठीक है ना? रिपीट करते हैं। वियतनाम के छात्र ने वियतनाम कुआन फुक होई, वियतनाम के छात्र है जो वियतनाम कुआन फुक होई, एक मतलब वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन के का कैले रहे, यानी कि वो संगठन रहे। का रहे? 1914 में वियतनाम के देश भक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया। कब? 1917 में न्यूगन आई कोप माने हो चिन मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादी का गुट बनाया। पेरिस में क्या बनाया? साम्यवादी लोगों का गुट बनाया। कौन? 1917 में
न्यूगन आई कुक, न्यूगन आई यानी हो चिन मिन नामक वियतनामी छात्र ने पेरिस में कथी का गुट बनाया? साम्यवादी का। कथी का गुट बनाया? अरे पिछले वाले चैप्टर में पढ़े थे, साम्यवाद एवं साम्राज्यवाद पढ़े थे, वही साम्यवाद की बात हो रही है। 1925 में हो चिन मिन ने वियतनामी क्रांतिकारी दल का क्या किया? क्रांतिकारी दल का क्या किया? 1930 में वियतनाम कॉन्गसन दिंग वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी का क्या किया? स्थापना किया। बोले यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे वियतनामी स्वतंत्रता। कौन स्वतंत्रता? यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से हार गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ, 1945 तक चला, तो 1940 में जो है फ्रांस कौन से हार गया? जर्मनी से हार गया। कौन से हार गया? फ्रांस को हराने के बाद जर्मनी फ्रांस के उपनिवेश हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। अब जब ससुरा जर्मनी हरा दिया फ्रांस को, तो जर्मनी चल गया हिंद चीन में। कहाँ चल गया? आज जाकर के ऊपर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? हो चिन मिन के नेतृत्व में वियतनाम के साम्यवादी दल के कार्यकर्ताओं ने वियत मिन यानी वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर छापामार युद्ध का अवलंबन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर हवाई अड्डे पर भी क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। जानते हो क्या किया? वही पर ले जाकर के ससुर करके बम फेंक दिया, है ना? क्या कर दिया?